हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। जो ब्लेज़र की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर आज हम एक नए लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर तक पहुँच चुके हैं तो मैं आप लोगों से एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को इससे पहले की सारी चीज़ें, जैसे कि एक कंपोनेंट क्या होता है, एक कंपोनेंट कैसे काम करता है, एक पेज कैसे काम करता है, रेंडर मोड्स कैसे काम करते हैं, एक पेज को के ऊपर कॉल किए हुए एक कंपोनेंट को आप डाटा कैसे पास करते हो, और एक कंपोनेंट से वापस डाटा आप अपने पेरेंट पेज के ऊपर कैसे ले सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों का बखूबी आइडिया हो चुका होगा। एक कंपोनेंट बनता कैसे है, पेज बनता कैसे है, पेज का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को जानते हैं तो ज़रूर आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि अभी आप इस ब्लेज़र सिस्टम को यूज़ करके कोई भी एक छोटा सा सिस्टम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर कमी रह गई है तो वो इस चीज़ की कि आप ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं कि वो सिस्टम जो है आपका कोलैबोरेट कर सके डेटाबेस के साथ, यानी कि उसके अंदर से आप डाटा डेटाबेस में सेव कर सकें, डेटाबेस में पड़े हुए डाटा को अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकें। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम एक CRUD एप्लीकेशन, जिसके अंदर डाटा को क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अब वो इस किस्म की कोई एप्लीकेशन बनाई जाए। अब उस एप्लीकेशन की को बनाने की तरफ अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास कुछ 2-3 किस्म की जो तरीके मौजूद हैं, मैं उनको वन बाय वन बताता हूँ। अगर देखें, अगर लेट्स से तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो ये चीज़ देखूंगा कि मैं अगर डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो इंटरेक्ट करते हुए जो C# का कोड है उसकी प्राइवेसी मेरे लिए कितनी मैटर करती है। तो अगर वो तमाम कोड जो कि C# का है जिसकी प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं उसके लिए फिर क्या करूँगा कि मैं ज़ाहिर है यही चाहूँगा कि वो कोड मेरा यूज़र के पास डाउनलोड ना हो बल्कि कहीं सर्वर के ऊपर रन होता रहे। तो मैं क्या करूँगा कि जो मॉडल था जो हमारा, जिसके अंदर सर्वर मॉडल था, मैं उसको चूज़ कर लूँगा, सर्वर रेंडरिंग मोड ले लूँगा। और अगर मेरी ऐप ऐसी है कि जिसके अंदर कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करें और मैं उसके अंदर लिखे गए कोड की प्राइवेसी भी मेंटेन करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ मेरे कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनका डाटाबेस इंटरेक्शन नहीं है लेकिन वो रन टाइम पे काफ़ी रिच यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए ऑटो मोड पे चला जाऊँगा। और जो डाटाबेस से डील करने वाले पेजेस हैं उनको डेफिनेटली मैं सर्वर वाले सेक्शन के अंदर डालूंगा, और जो सिंपल रिच इंटरफेस वाले पेजेस हैं जिनकी कोड की प्राइवेसी मैटर नहीं करती लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस में मैं अच्छा देना चाहता हूँ बगैर इस चीज़ के कि पेज बार बार लोड हो, तो मैं उसको वेब असेंबली वाले सेक्शन में रख दूँगा। ये अप्रोचेस मेरे पास हो सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि ये करती है कि मुझे पूरा का पूरा रिच इंटरफेस देती है और उसकी C# कोड जो है उसकी तो इतनी ज़्यादा प्राइवेसी मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन यूज़र का एक्सपीरियंस मेरे लिए मैटर करता है। तो मेरे पास एक अप्रोच और भी है और मैं आज आपके सामने उसको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये अप्रोच मैंने इसके लिए टेम्पलेट तो ऐसा कोई बनाया डायरेक्ट कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से इस अप्रोच के लिए टेम्पलेट तैयार करेंगे आज के लेक्चर में। और ये अप्रोच मैं इसीलिए फॉलो करवा रहा हूँ आपको कि अगर आपको ये फॉलो करना आ गई तो बाकी जितने भी टेम्पलेट्स बने बनाए हैं उन पे काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम एक नया प्रोजेक्ट ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन का बनाएंगे और हम उस प्रोजेक्ट के साथ एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि वेब APIs का होगा। फिर हम उस प्रोजेक्ट के साथ एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी मॉडल क्लासेस होंगी, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमारी जो API है वो काम करे, और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए API काम कर रही होगी, और API के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनको हम अपने वेब असेंबली के अंदर कॉल कर लेंगे। तो हम जितनी भी डाटा की प्रोसेसिंग वगैरह होगी वो करा के जब डाटाबेस में भेजना हुआ करेगा तो हम उस API के एंड पॉइंट पे डाटा पुट कर दिया करेंगे और वो सीधा जाकर हमारा डाटाबेस में सेव हो जाया करेगा। इसी तरीके से जब हमें वहाँ से कुछ डाटा चाहिए हुआ करेगा तो हम किसी ऐसे API के पॉइंट को कॉल कर दिया करेंगे जिससे हम डाटा को गेट कर सकते हैं और सीधा डाटा हमारा असेंबली के अंदर मिल जाया करेगा। तो एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। इससे पहले भी ये यूज़ होती रही है, डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट भी पहले इसके मौजूद होते थे, लेकिन अब इस चीज़ का टेम्पलेट मौजूद नहीं है, बट स्टिल ये अप्रोच प्रैक्टिस में ज़रूर है। तो अब इस अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए
सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे ताकि हम आइंदा चलते हुए उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी की पूरी एक क्रड एप्लीकेशन खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें। तो चलें, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसके ऊपर यहाँ तक हमने इतनी चीज़ें सीखी पिछली 8-9 क्लासेस के अंदर, अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम अपने एक थोड़े से क्रड प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए क्या करते हैं कि अपना विजुअल स्टूडियो दोबारा से ओपन करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है, मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूं और उसके बाद मैं यहां पर एक एम्प्टी सॉल्यूशन क्रिएट करूंगा। एम्प्टी सॉल्यूशन क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं यहां से जाकर सिंपली सॉल्यूशन लिख लेता हूं तो भी आ जाना चाहिए। ये देखें, ब्लैंक सॉल्यूशन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जब भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके हर प्रोजेक्ट के साथ एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है और उस सॉल्यूशन के अंदर आपका प्रोजेक्ट पड़ा होता है। समझ आ गई आपको बात? अब हर एक सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है। आप उस सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं जो कि सारे मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एम्प्टी सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ और फिर इसके अंदर वन बाय वन करके अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लेजर क्रड, और साथ ही आगे मैं यूट्यूब के रेफरेंस के लिए YT जोड़ देता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मेरा ये एक प्रोजेक्ट सॉल्यूशन जो है क्रिएट हो चुका है। पिछला प्रोजेक्ट तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ और अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं। अब ये एम्प्टी सॉल्यूशन है, देखें इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि हम इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। तो अब मैं सबसे पहले तो इसके अंदर एक वेब API का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो ऐड करके न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा प्रोजेक्ट इसमें पहले क्रिएट करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर पहला वेब API का कर रहा हूँ तो आपने भी वेब API का करना है, वरना कोई मसला आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ ASP.NET Core वेब API को चूज़ करता हूँ क्योंकि रिसेंट में मेरे आ रहा है। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो आप यहाँ से ये वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ब्लेजर क्रड डॉट API, ये मैंने इसका नाम रख लिया। ठीक हो गया, ब्लेजर क्रड डॉट API। अब मैंने इसको नेक्स्ट क्रिएट करके, तो इसका अब ये पूछ रहा है कि आपने .NET 6 पे काम करना है। जी बिल्कुल ठीक है। ओपन API सपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है, कंट्रोलर यूज़ करने हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को टच ना करें, एज इट इज़ इसको क्रिएट कर दें। और अब मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। तो अब देखें मेरे पास एक API प्रोजेक्ट जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से टॉगल से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे सोल्यूशन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट आ गया और मैं इसको यहाँ पे ब्लेजर क्रड डॉट LIBRARY करके ब्लेजर क्रड लाइब्रेरी कर लेता हूं और इसको भी मैं .NET 6 के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना चाहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आप एक ही उस पर चलाएंगे और यही आपके लिए बेहतर होता है। देखिए इसमें खुद ब खुद एक क्लास भी बनी हुई आ गई है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, तो फिलहाल तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, हम अपनी क्लासेस खुद बनाएंगे। बनी बनाई क्लासेस क्यों इस्तेमाल करें। अच्छा, दो प्रोजेक्ट हमारे इसके अंदर आ चुके। अब मैं तीसरा प्रोजेक्ट और बनाता हूँ। राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू प्रोजेक्ट पे गया और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना ब्लेजर वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप जो है उसको चूज़ करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ब्लेजर वासम करके और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और अगेन किसी भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अंदर यहाँ से क्रिएट का बटन दबा देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो आप ये देखें आपका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है तैयार हो चुका है। इसके अंदर आपके पास एक सोल्यूशन तैयार हो चुका है जिसके अंदर ब्लेजर क्रड YT के नाम से इसको हमने क्रिएट किया है, जिसमें एक API का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक ब्लेजर वासम का नाम से एक प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। अब ये तीनों प्रोजेक्ट किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले तो देखें हमें एक ज़रूरत है कि हमारे पास हम जिस चीज़ का भी हम क्रड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो है स्टूडेंट का क्रड करना चाहता हूं कि मेरे पास ये फंक्शनैलिटी हो कि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है सेव भी कर सकूं, मैं उसको अपडेट भी कर सकूं, मैं उसको डिलीट भी कर सकूं, मैं उसको सर्च भी कर सकूं। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की मॉडल क्लास अवेलेबल हो। तो अब मसला ये है कि स्टूडेंट नाम की मॉडल क्लास क्या करेगी, हमारे लिए डाटा को उठा के डाटाबेस में भी लेके जाएगी, हमारे लिए उस डाटा को उठा के हमारी जो वेब प्रोजेक्ट का जो इंटरफेस है वहाँ पे डाटा को शो भी करेगी। तो अब हमें एक स्टूडेंट की क्लास सादा लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो इस ब्लेजर के वेब असेंबली प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए।
ताकि वो हमारे सारे के सारे काम करके दे सके। दूसरी स्टूडेंट क्लास हमें इस API में चाहिए, क्योंकि डाटा तो डेटाबेस के साथ तो इस API ने इंटरेक्ट करना है। तो अब हम 2 स्टूडेंट की क्लासेस जब बनाएंगे तो उस CRUD API वाले स्टूडेंट क्लास से ब्लेजर की स्टूडेंट क्लास में डाटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमने बीच में एक CRUD के नाम से एक क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बना लिया है। हम बेसिकली जितनी भी मॉडल क्लासेस हैं, जिन क्लासेस को हमने ऊपर वाले API प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करना है और नीचे वाले वेब असेंबली प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करना है, उन तमाम क्लासेस को C# की हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड करके यहाँ से क्लास बना के, तो यहाँ पर हम जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट क्लास तैयार हो चुकी है, मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ और ये पब्लिक स्टूडेंट क्लास तैयार हो गई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ। प्रॉप इंट ID, प्रॉप स्ट्रिंग नेम, प्रॉप स्ट्रिंग फादर नेम, प्रॉप यहाँ पे जाके स्ट्रिंग करके यहाँ पर मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद नीचे प्रॉप स्ट्रिंग करके यहाँ पे जाके ID, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और लाइक कोई भी प्रॉपर्टी रख लो यार आप। यहाँ पे हम सेमेस्टर रख लेते हैं और हाँ रोल नंबर तो भूल ही गए, वैसे इतने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब लाइक मैं बस रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बिल्कुल ही 2-3 चीज़ों की बेस पे काम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रोल नंबर भी कर देते हैं। आप चाहें तो रोल नंबर को इंटीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको ऐसे कर लिया, सही हो गया। अब हाँ एक चीज़ और कर लेते हैं, ईमेल, ठीक है। अब ईमेल क्यों रख रहा हूँ, लाजमी नहीं है बट कुछ सिखाना है उसके लिए रख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने एक क्लास बना ली। अब ये क्लास मेरी कहाँ पर है, मेरे इस ब्लेजर CRUD लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट में। मैंने जितनी भी क्लासेस बनानी है मैं इसी के अंदर बनाऊंगा और उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस दे दूंगा इसके अंदर और इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस दे दूंगा इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कैसे दूंगा, मैं इस अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और रेफरेंस डालता हूँ। तो रेफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके ऊपर क्लिक करके ऐड पे जाना है, ऐड पे अपने प्रोजेक्ट API वाले पे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाकर इसके अंदर इसको बोल देना है कि तुम ब्लेजर CRUD लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस ले लो और उसको ओके कर देना है। अब ये ओके हो गया। अब इसी तरीके से मैंने अपने इस वेब असेंबली वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाना है, ऐड पे जाकर प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाना है और यहाँ पर जाके इसको बोलना है कि तुम यार लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है, और रेफरेंस के अंदर अब ये ले लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वो क्लास जो कि इस प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है वो मैं नीचे वाले प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ उस टाइम पे, और उस क्लास को मैं ऊपर API वाले प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जब मैं डाटाबेस से डाटा को लेके आ रहा हूँ उस वक्त, और यहाँ पे इंटरफेस पे दिखाने के लिए। तो मैं इस तरीके से अपनी जितनी भी मॉडल क्लासेस होगी मैं इसके अंदर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में रखता रहूँगा। अच्छा, एक सवाल जो कि यहाँ से अक्सर लोगों के माइंड में आ जाया करता है और वो अक्सर लोग पूछते भी हैं, आपके माइंड में अभी ना आया तो आने वाले वक्तों में जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे ब्लेजर को लेकर तो शायद वो सवाल आपके भी माइंड में आए, तो मैं उसका पहले जवाब देता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कहा यह जाता है जनाब कि ब्लेजर वेब असेंबली के प्रोजेक्ट के अंदर जो C# की हम कोडिंग करते हैं वो क्लाइंट के ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाती है और वेब असेंबली के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके वहाँ पर रन हो रही होती है, तो कोड की प्राइवेसी जो है वो नहीं रहती। तो अगर ऐसा है तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम वो तमाम का तमाम कोड, वो तमाम के तमाम मेथड्स जो कि हम प्राइवेट रखना चाहते हैं वो हम ब्लेजर वेब असेंबली के प्रोजेक्ट में ना रखें, बल्कि हम क्लास लाइब्रेरी बनाकर तो वो सारे के सारे हम इसके अंदर डाल दें और वो सारे के सारी C# की कोडिंग इसमें पड़ी रहे और उसका रेफरेंस हम इस वेब असेंबली वाले प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पे इस्तेमाल करते रहें और हम उनको एक्सेस करते रहें। तो क्या इससे हमारा कोड सिक्योर नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तो सर्वर पे ही है? तो उसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ब्लेजर CRUD की लाइब्रेरी का रेफरेंस अपने ब्लेजर वेब असेंबली वाले प्रोजेक्ट में दिया है। तो जब आप अपना ब्लेजर वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट रन करोगे तो वो तमाम चीज़ें जो कि उसके रेफरेंस उसके अंदर रेफरेंस में पड़ी हुई हैं वो सब चीज़ें साथ डाउनलोड होंगी, क्योंकि वो तमाम चीज़ें ही तो उसको चलने में मदद दे रही हैं। तो डेफिनेटली आपका ये
कोड जो कि रेफरेंस्ड है इसके अंदर वो भी आपका साथ डाउनलोड होकर जा रहा होगा। तो आप अगर ये सोचें कि हमने कोड यहाँ रख दिया तो उसकी प्राइवेसी हमने मेंटेन कर ली है, अब वो सर्वर के ऊपर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कोड का रेफरेंस ब्लेजर वेब असेंबली में पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये ब्लेजर वेब असेंबली के अंदर एक्सेस होगा और साथ ही उसके डाउनलोड होकर भी जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपको प्राइवेसी कोड की मेंटेन करनी है 100% तो सर्वर मॉडल पे चले जाओ। अगर आपको 50-50 आधे पेज हैं ऐसे मेंटेन करने वाले, आधे पेज नहीं है ऐसे मेंटेन करने वाले, तो ऑटो मॉडल पे चले जाओ। अदरवाइज आप एक सिंपल सा मॉडल उठाओ, ब्लेजर वेब असेंबली स्टैंड अलोन का रिच इंटरफेस डिज़ाइन करो उसके ऊपर, और डाटाबेस की इंटरेक्टिविटी सारी की सारी APIs के हाथ में छोड़ दो, लेकिन कोड की प्राइवेसी आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें। और कोड की प्राइवेसी मैं इतना बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार कोड को ऐसी कोड है यार, पासवर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक फॉर ईच लूप लगाई हुई है जो आपके डाटा को लाकर आपकी स्क्रीन पे शो करती है, तो इस कोड को आप छुपा के करोगे क्या? इस चीज़ को भी माइंड में रखना है आपने। ठीक है, अगर आपका कोई बहुत ही सेंसिटिव एल्गोरिथम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट किस्म का एल्गोरिथम है तो उसको छुपाना है तो फिर छुपाओ आप, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक फॉर ईच लूप लगा रहे हो और वो फॉर ईच लूप सिर्फ इतना करती है कि किसी पॉइंट से डाटा को उठाकर तो आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले कराती है, कार्ड्स बनाती है, या फिर आप के एक फॉर्म से डाटा को उठा के कुछ कैलकुलेशंस करके तो वापस जाके कहीं डाटाबेस में सेव करती है, तो यार ये सिंपल कैलकुलेशंस का काम है। इसका कोड अगर आप सामने भी रख दोगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप छुपा दोगे तो उससे क्या हासिल हो गया? कोई बहुत ही बड़ा कुछ सीक्रेट फार्मूला नहीं है ये आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। हाँ, अगर आपकी बहुत ही सेंसिटिव किस्म की कैलकुलेशन है जिसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला आप लोगों को नहीं देना चाहते और उसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली उसको सर्वर पर पुट कर लें। उसके लिए फिर आपको डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सिंपल फॉर लूप, सिंपल एक फॉर ईच लूप जो कि डाटा को डिस्प्ले कर रही है, या फिर एक सिंपल सा कोड जो कि कुछ शायद कैलकुलेशंस करके आपको दिखा रहा है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको अगर आप लगा भी देंगे तो कैसा मसला नहीं है। बट मैं सारे पर्सपेक्टिव आपको सामने रख के बता रहा होता हूँ कि कहीं ऐसा कभी हो भी तो आपने सर्वर मॉडल पे चले जाना है। मगर हमारे मॉडल जो हम नॉर्मली साइट्स बना रहे होते हैं उसमें इतना इशू कोड की प्राइवेसी का नहीं हुआ करता, क्योंकि हम डाटा को डिस्प्ले करने के लिए ही कोड ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने एक प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर लिया है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि जो क्रड के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है उस क्लास को यूज़ करते हुए, माइग्रेशंस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक डाटाबेस क्रिएट करें, और डाटाबेस बनाने के बाद उसके लिए हम एक कंट्रोलर क्रिएट करें जो कि हमारा API का कंट्रोलर होगा और जिसके ऊपर एंड पॉइंट्स बने हुए होंगे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में जाके उन एंड पॉइंट्स को कंज्यूम करने के लिए ब्लेजर वेब असेंबली के प्रोजेक्ट में जाकर कोडिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जर्नी होने वाला है। जब ये सारा का सारा काम हो चुकेगा तो फिर उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ छोटे छोटे से काम करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाके ऑथेंटिकेशंस के कंसेप्ट को देखेंगे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा है उसको ये अलाउ हो कि जनाब वो स्टूडेंट की डिटेल्स देख सकता है तो देख ले। फिर कोई और बंदा है अगर वो लॉग इन करता है तो उसकी स्टूडेंट डिटेल देखते हुए उसके पास ये भी ऑप्शन आ जाए कि वो उसको एडिट कर सके। फिर किसी और रोल का बंदा है उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो एडिट करने के साथ साथ डिलीट भी कर सके। तो ये सारी चीज़ें कैसे हमने मैनेज करनी है, हम इन चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। और मैंने इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोजेक्ट नहीं उठाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रड कराऊंगा इसके अंदर। लेकिन उस क्रड के अंदर क्या ही वैलिडेशन होती है, क्या ही APIs होती हैं, क्या ही ऑथेंटिकेशन होती है, क्या ऑथराइजेशन होती है, क्या क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, मैं हर चीज़ को कवर कर दूंगा सिंपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इतना बेनिफिट मिलेगा इससे कि हमें चीज़ें सादा प्रोजेक्ट के ऊपर कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने टेक्निकल वे में जहां इनको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।